नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर इतिहास का पहला अध्याय। ये अध्याय दोस्तों हम ऐसे पढ़ेंगे कि चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स ही क्यों ना हो, इस पूरे अध्याय में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला अध्याय। इसका नाम है दोस्तों इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां और स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे राजतरंगिणी। ये एक ग्रंथ है जिसमें 12वीं सदी के कश्मीरी राजाओं का विवरण मिलता है और जो कि कल्हण द्वारा रचित है और इसमें बकायदा तिथिवार विवरण मिलता है। हिस्टोरियोग्राफी दोस्तों इतिहास लिखने या गढ़ने की प्रक्रिया को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। आगे देखेंगे 1784। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कालक्रम रहा है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। अब ये स्थापना क्यों हुई और किसने की, इसके बारे में भी जानेंगे। ये दोस्तों सर विलियम जोन्स ने की थी और इसको करने का कारण ये था कि 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिशियन जो थे वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रह गए थे, उनके कार्य में वृद्धि हुई और प्रशासन व्यवस्था तक चलाना था उनको। और प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए कोई भी प्रशासक है, यदि वो प्रशासन व्यवस्था चलाना चाहेगा तो उसको वहाँ का राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक का पता होना चाहिए। अब उसी का पता लगाने के लिए इन्होंने भारतीय प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया। अब अध्ययन में इन्होंने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, इनका अध्ययन किया। और ये अध्ययन करने के दौरान, भारतीय इतिहास लिखने के दौरान विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए, जिनमें से हम प्राच्यवादी, उपयोगितावादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, इन 4 महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राच्यवादी में दोस्तों 1757 की लड़ाई के बाद, जैसा कि हमने देखा, इनको प्रशासन व्यवस्था चलानी थी। तो कोई भी प्रशासक प्रशासन व्यवस्था तब चला सकता है जब उसको वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उसके बारे में पता हो। अब उसी का अध्ययन करने के लिए इन्होंने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। और जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्हें पता चला कि भारत की एक अपनी सभ्यता रही है, भारत की एक अपनी संस्कृति रही है, जो कि एक उन्नत संस्कृति थी। और इन्होंने प्राचीन काल को स्वर्ण काल के रूप में बतलाया। उसके बाद दोस्तों उपयोगितावादी दृष्टिकोण जिसके प्रवर्तक जेम्स मिल रहे हैं, इन्होंने दोस्तों भारतीय प्राचीन इतिहास को बराबर बतलाया। और इन्होंने कहा कि भारतीय प्राचीन इतिहास में जितने भी राजा रहे हैं निरंकुश रहे हैं, ना ही उनकी कोई दूरदर्शिता रही है और ना ही उन्हें शासन प्रक्रिया का कोई अनुभव रहा है। और इनके अनुसार दोस्तों कालक्रम 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू कालक्रम प्रारंभ से 1206 और मुस्लिम कालक्रम 1206 से 1757 और ब्रिटिश 1757 से 1947। तो और इन्होंने इसके बाद राष्ट्रवादी, जिसमें आर.सी. मजूमदार, भंडारकर, के.पी. जायसवाल रहे हैं, इन्होंने भी दोस्तों कालक्रम को 3 भागों में विभाजित किया। इनका टाइम पीरियड जो है वो ये सेम ही रहेगा दोस्तों, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक
इन्होंने ऐसे विभाजित किया और इन्होंने प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया और उसको एक स्वर्ण काल के रूप में बताया। इन्होंने कहा कि जो भारतीय प्राचीन इतिहास रहा है वो काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। इन्होंने भारतीय इतिहास को एक गौरवपूर्ण बताया। इन्होंने बताया कि भारत की अपनी मंत्री परिषद रही है, गणराज्य व्यवस्था रही है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो काफ़ी, जैसा कि जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों का अध्ययन किया, विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अनुवाद किया। उसके बाद दोस्तों मार्क्सवादी में डी कोशाम्बी, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, और मार्क्सवादियों ने दोस्तों इन सब की आलोचना की और इन्होंने अपने हिसाब से अलग तरीके से विभाजित किया। इन्होंने बताया कि दोस्तों हमें भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए ना तो किसी के आक्रमण का इंतजार करना है और ना ही किसी के आने का। इन्होंने दोस्तों ये बताया कि राष्ट्रवादियों ने, उपयोगितावादियों ने, प्राच्यवादियों ने, इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन किया है सिर्फ, जो कि इनकी सीमाएं रही हैं। इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक अध्ययन नहीं किया। और इन्होंने दोस्तों आरंभ से 750 और मध्य 750 से 1757 और आधुनिक 1757 से 1947, इनके अनुसार दोस्तों 1750 इसमें साम्राज्य समाप्त हो गए थे, और मध्य में 750 के बाद हम सामंत का उदय देखते हैं, जैसा कि हर्ष के काल में देखने को मिलता है, और आधुनिक में औरंगजेब का पतन देखते हैं। तो ये एक राजनीतिक बदलाव आते रहे हैं। इनके अनुसार राजनीतिक बदलाव के अनुसार ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इसमें दोस्तों धार्मिक ग्रंथ और विदेशी साहित्य आते हैं। और धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मेतर। और पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों शिलालेख, सिक्के, नगर और स्मारक, विविध अन्य अवशेष। जैसा कि हमने ब्राह्मण साहित्य में पढ़ा था। अब ब्राह्मण साहित्य क्या क्या होते हैं? इनमें दोस्तों वेद, पुराण, आर्यणक, उपनिषद और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। ऐसे ही बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें दोस्तों पाली त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्ति पिटक और अभिधम पिटक, जातक बुद्ध के पूर्व जन्म कथा, मिलिपदन्ना, महावस्तु, ललित वस्तु, दिव्य वदना आदि, और प्राकृत में रचित। हाँ, ये जो बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में है दोस्तों, और ये जैन साहित्य जो ये प्राकृत में रचित है। ये ग्रंथ महावीर के काल के बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण संबंधी उपयोगी जानकारियों से भरे हैं। धर्मेतर में दोस्तों अधिकांश धर्मेतर साहित्य धर्मशास्त्र, जीवन चरित्र, इतिहास, राजनीति और व्याकरण, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य और कई वैज्ञानिक कार्यों के रूप में है। अशुघोषकृत, बोध चरित्र और सोदरनंद, बाणभट्ट का हर्षचरित्र आदि, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पाणिनि का अष्टाध्यायी। और अगला है दोस्तों, अंतिम में है दोस्तों विदेशी विवरण या साहित्य। विदेशी विवरण में दोस्तों सैंड्रो कोट्स,
द पेरिपल्स ऑफ एर्थरियन सी, और मेगास्थनीज इंडिका, जो कि ये मेगास्थनीज मौर्य काल में आया था। और अन्य पुरातात्विक स्रोत हैं जैसे शिलालेख, सिक्के, स्मारक अवशेष आदि। शिलालेख में दोस्तों जैसे अशोक के समय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और सिक्के जो उस समय की मुद्रा थी। स्मारक में जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह, अन्नागार वगैरह वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अन्य अवशेष में जैसे मानव कंकाल आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। और दोस्तों हमने ये इस तरीके से पढ़ा कि यदि आपका इतिहास, यदि हिस्ट्री ऑनर्स भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पहले अध्याय से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर लोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगले अध्याय की वीडियो देखना ना भूलें।